हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन में भी आप देखोगे कितने टाइप से हाइपरटेंशन होते हैं और उनकी वजह से क्या क्या आगे आने वाले नुकसान हो सकते हैं किसी भी इंसान को। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक है और सबसे ज़्यादा मार्क्स से यहाँ से आता है। सी सेक्शन में भी क्वेश्चन बनता है और बी क्वेश्चन बी टाइप से क्वेश्चन भी बनता है जो 4 और 5 मार्क्स के होते हैं। नर्सिंग में और फार्मा में ये जो क्वेश्चन है वो रिपीटेटिवली आते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की डेफिनेशन है, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बढ़ गया है बॉडी में, वैन में, मतलब बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो उस और ये बढ़ता ही चला जा रहा है। कितने से? 120 से 80 mmHg। ये एक रेफरेंस वैल्यू है। इसी से आप देखते हैं कि किसी इंसान का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ रहा है कि माइनस हो रहा है, घट रहा है। तो 120/80 जो होती है वो एक नॉर्मल रेंज होती है ब्लड प्रेशर वालों की, यानी कि ये एक नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर होता है। इसी को अगर इससे ऊपर जाता है, 120 से ऊपर जाता है, जैसे 130/90 हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा है। लेकिन अगर 120 से ये हो गया 110/17, तो इसका मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर उस इंसान का कम हो रहा है, उस इंसान का कम हो रहा है, तो इसको आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर में रखेंगे। इसको पढ़ते हैं। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर इज डायग्नोस्ड व्हेन ब्लड प्रेशर इज रिपीटेबली कितने से 140/90 mmHg और 120/80 mmHg से लगातार बढ़ रहा है किसी का ब्लड प्रेशर, तो उसको आप हाइपरटेंशन बोलोगे। इसकी भी स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज जो होती है वो 130 से 140 अपॉन 82-89 mmHg, मतलब 140/90। इसके बीच इससे जगह ऊपर जाएगा, मतलब इतने तक है किसी का ब्लड प्रेशर, तो वो स्टेज 1 में आएगा। स्टेज 2 में जो आएगा वो आएगा 140/90, 140/90 mmHg से जो ऊपर आएगा उसको आप स्टेज 2 में रखोगे। अब इट इज नॉट कंट्रोल, इट इफ नॉट कंट्रोल, अगर ये ब्लड प्रेशर किसी इंसान का कंट्रोल में नहीं आ रहा दवाई खाने के बाद में भी, तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, विजन लॉस और ब्रेन डैमेज जैसी परेशानी आ सकती है उस इंसान के अंदर। कौन कौन सी? हार्ट अटैक आ सकता है, और हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, किडनी फेल हो सकती है, किडनी विजन लॉस हो सकता है, और उसका ब्रेन जो हो सकता है वो डैमेज हो सकता है। उसके बाद क्विक इंट्रोडक्शन में अगर आप देखोगे कि इन 1 in every 3 एडल्ट वर्ल्ड वाइड हैज हाई ब्लड प्रेशर। तीन में से जो एक बंदा है, तीन में से एक बंदे को ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती है, एक बंदे को ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती है। दूसरा, इंडिया में 25 से 30% ऑफ एडल्ट आर अफेक्टेड एंड ए नंबर इज राइजिंग फास्ट। इंडिया में 25 से 30%, 25 से 30% लोग हमेशा से इस बीमारी से सफ़र कर रहे होते हैं, और अब नंबर क्या है? बढ़ रहा है। इसका बीपी के पेशेंट का नंबर बढ़ता चला जा रहा है। बेस्ट पार्ट क्या है? विथ प्रॉपर मेडिकेशन लाइफ स्टाइल चेंज इट कैन बी 100% कंट्रोल। आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रॉपर मेडिकेशन लेना पड़ेगा, आपको प्रॉपर मेडिकेशन लेना पड़ेगा, और आपको लाइफ स्टाइल थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे फास्ट फूड नहीं खाओगे आप, इस तरीके की चीज़ें, या एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान दोगे, तो उस तरीके की चीज़ें कुछ करने से ये आपका 100% आपका कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी चीज़ हो गई। क्लासिफिकेशन में अगर आप देखोगे तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग 2025 की लेटेस्ट वाली लेके आया हूँ।
कौन सी है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन क्या है? सबसे पहले होती है फर्स्ट लाइन ड्रग, मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब टुडे। सबसे ज़्यादा जो लोग होते हैं ये वाली ड्रग खाते हैं। कौन सी? फर्स्ट लाइन ड्रग, जैसे RAS इनहिबिटर। RAS इनहिबिटर, इसमें क्या होता है इनहिबिटर में? इसको बोलते हैं एंजियो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये किसके ऊपर काम करता है? ये करता है किडनी के ऊपर। ठीक है, इसके भी सब डिवाइडेशन हुआ है, जैसे कि सबसे पहला है ACE इनहिबिटर, दूसरा है ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये क्या करते हैं? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉक कर देते हैं एंजियोटेंसिन वालों को। तो एग्जांपल में एनालप्रिल, डिमिप्रिल, लिसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल। और ब्रांड्स में अगर आप मार्केट से खरीदोगे तो एनम, कार्डेक, रेमिस्टार, लेसिनेस, इस तरीके की आपको जो मेडिकेशन है आपको दुकान पे मिल जाएगी। अब साइड इफेक्ट क्या है? ड्राई कफ आएगा, 10 से 20% पीपल हाई पोटेशियम, मतलब पोटेशियम में मतलब बॉडी में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाएगी और सूखी खांसी आएगी। एक है ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये एंजियोटेंसिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। जैसे एग्जांपल टेलमासिटोन, ऑल्मेसोटोन, लॉसार्टन, वेलसार्टन और एजिलार्सन। अगर इसको ब्रांड नेम में देखा जाएगा तो टेल्मा, ऑल्मी, इस तरीके से आप टेल्मिकाइंड, ये सबसे ज़्यादा चलती है मैनकाइंड की, ये आप मैनकाइंड की कंपनी से खरीद सकते हो अगर घर पे आपका कोई BP का पेशेंट है तो। अब इससे होगा क्या? बेस्ट ऑफ फॉर पेशेंट जिनको डायबिटीज है उनको भी ये हेल्पफुल है, किडनी डिसीज और हार्ट फेलियर, उनको ये ARB यानी कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर मेडिकेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो। थर्ड आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आपको डाईहाइड्रोपारिडोन जो टाइप है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसमें क्या होता है? एम्लोडिपिन सबसे ज़्यादा यूज होता है, बेनिडिपिन यूज होता है, एम्लोकाइंड 80 इसका है एम्लो। ये टैबलेट आपको मार्केट में मिल जाएगी, मैनकाइंड की है। अब क्लिनिडिपिन जो होती है, एम्लोडिपिन को भी छोड़ के क्लिनिडिपिन को आप यूज करते हैं लोग। इस कॉज लीक एंकल स्वेलिंग। एम्लोडिपिन अगर ज़्यादा खाओगे तो ये एंकल में आपको स्वेलिंग कॉज करती है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको रोका गया है। अब कौन सा यूज करा जा रहा है? अब करा जा रहा है क्लिनिडिपिन। फिर आते हैं थायजाइड। ये तो आपका डाययूरेटिक होते हैं, यानी कि यूरिन आउटपुट को बढ़ाते हैं। क्लोरोथायडन, इंडापामाइड, इस तरीके से क्लोरोथायजाइड, ये सब आपका डाययूरेटिक होते हैं। तो थायजाइड और थायजाइड लाइक डाययूरेटिक्स यहाँ पे यूज होते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्ग एक्टिंग के लिए आप क्लोरोथायलिडोन आप यूज करोगे। सेकेंड लाइन जो होती है एडिशनल वाली होती है। एडिशनल में आप बीटा ब्लॉकर में उसके बाद में मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशन टैबलेट भी 2025 में अब चलने के लिए है। अगर फर्स्ट लाइन से ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है, पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, तो उसको सेकेंड लाइन जो ड्रग होती है उनके साथ कंबाइन करके भी दे सकते हैं। जैसे मिनरलोकॉर्टिकोइड्स, बीटा ब्लॉकर में आप मेट्रोप्रोपिलोल, कार्बिडोल, बिसोप्रोल, नेबिवोलोल भी आप दे सकते हो। मिनरलोकॉर्टिकोइड सेकेंड लाइन एडिशनल ड्रग का एग्जांपल है, जैसे स्पाइरिलेक्टोन। अदर ड्रग में आता है आपका पेराजिस्टिन और डोजासोसिन, क्लोनिडिन, मोक्सानिडिन, हाइड्रोलाजिन। तो इस तरीके से हेल्डोपा आपको प्रेगनेंसी सेफ में देते हैं। नेफिडिपिन भी सबसे ज़्यादा यूज होने वाली एक ड्रग है जो BP को कम करने के काम में आती है। और जो अब कॉम्बिनेशन में दवा चल रही है वो 2 से 3 मेडिकेशन एक साथ देते हैं, जैसे टेल्मा AM, टेलमिसार्टन और एम्लोडिपाइन आप उस पेशेंट को दे सकते हैं। कैसे? जब तक आपका इसका मैकेनिज्म पता हो। टेलमिसार्टन, क्लोरोथायडोन भी दे सकते हैं, क्लिनिडिपिन, टेलमिसार्टन, ये इस तरीके से पढ़ के देख लेना इसको कि टेलमिसार्टन, एम्लोडिपिन, मतलब ये 2 अलग अलग कैटेगरी की ड्रग है लेकिन काम एक ही करती हैं, किसका? BP को कम करना। तो ये वहाँ पे हम दे सकते हैं। लेटेस्ट इंटरनेशनल गाइडलाइन की अगर आप बात करोगे तो ये पेशेंट बेटर कंट्रोल और पेशेंट फॉलो रेगुलरली, अगर आप इसको पेशेंट को कर सकते हो तो 1 पिल फ्रॉम डे 1 से आप स्टार्ट कर सकते हो, मतलब पूरा एक कोर्स के जैसे हैं, जिसमें ARB और CCSB और ARB मतलब CCSB और ARB प्लस
CCB ये यूज कर सकते हो, एक +ARB। ये उन्हीं को है जिनको सीरियस ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। या तो ये वाला यूज करोगे आप, या ये वाला यूज करोगे, दोनों आप यूज कर सकते हो। और इनके साथ में क्लोरोथायडोन और इंडिपामाइड भी यूज कर सकते हो। इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर पेशेंट क्या है? मेडिकेशन आप डेली लेना है, 5 ग्राम से ज़्यादा, मतलब 5 ग्राम पर डे से कम साल्ट लेना है, नमक कम लेना है, 30 से 40 मिनट डेली चलना है, और 5 से 10 किलो वेट आपको कम करना है। इवन स्टॉप मेडिकेशन, अगर मेडिसिन आपकी बंद हो गई है तब भी आपको 5 से 10 किलोग्राम कम करना है। बीपी मशीन अपने घर ले आओ और उसको वापस से चेक करो कि कितना वो बीपी आपका मेंटेन है। और पोटेशियम लेवल और किडनी टेस्ट कराते रहना चाहिए, जिससे पता रहे कि कोई, जैसे डायबिटिक देते हैं हम, या आप बीपी को कम करने की दवाई देते हैं, तो ये कभी कभी ये साइड इफेक्ट भी देखती हैं, करती हैं। तो इस तरीके से इस साइड इफेक्ट से बचने के लिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पहले मेडिसिन में पढ़ा था कि उसमें पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको ये टेस्टिंग करानी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली बार मैं एक नए टॉपिक के साथ में आऊँगा। थैंक यू सो मच।